अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार की तरफ से आज के शुभ मंगल दिन की सुप्रभात बेला में यथोचित प्रणाम, आशीर्वाद, शुभ मंगल कामना। आइए सुने युग ऋषि की अमृत वाणी। आज का विषय है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। देवियों भाइयों, माँ अपने बच्चे के निर्माण करने के संबंध में अपने कर्तव्यों को प्रायः 5 वर्ष तक पूरा कर लेती है। पेट में जिस दिन से बच्चा आता है उसी दिन से माँ का कर्तव्य शुरू हो जाता है। बालक का स्वास्थ्य और बालक का मस्तिष्क विकास के लिए अपने चिंतन और उसको अपने आहार विहार में जिस तरह संयम बरतना चाहिए, ये क्रिया 5 साल तक जारी रहती है, क्योंकि माता का ही बच्चे से सबसे अधिक संबंध रहता है। माँ के पास वो स्वयं रहता है, खेलता भी वो माता के पास है, बातचीत भी वो माता से ही ज़्यादा करता है, गोदी में भी वो माँ के पास आता है। माता का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे पर तब तक होता है जब तक उसकी उम्र 5 साल की होती है। 5 साल के बाद शिक्षण की जवाबदारी दूसरे लोगों के कंधों पर चली जाती है। माँ की अभिभावकों की जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहेगी, उसमें तो कमी क्या हो सकती है, लेकिन मुख्यतया उसकी जिम्मेदारियाँ अभिभावकों पर चली जाती हैं, जिनमें पिता मुख्य है। पहले ही कहा जा चुका है कि शिक्षण स्कूलों में भले ही हो, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण घर की पाठशाला में ही होता है। घर को एक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अगर हमको भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना है, माता को अपना स्वभाव, पिता को अपना स्वभाव, घर वालों को अपना स्वभाव, काम करने का ढंग, घर की व्यवस्था तथा वातावरण ऐसे बनाना चाहिए जिसमें कि गीली मिट्टी के तरीके से बने हुए बालक सांचे में ढलते हुए चले आएं। मान लो लोहे की गोलियां ढालनी है तो उसकी सारी मशीनें, ढांचे और डाइयाँ ऐसी बनाई जाएंगी जो पिघला हुआ लोहा जहाँ से जाए, जिस नाली में हो करके जाए, बस वो गोली में बदलता हुआ चला जाए, नीचे निकलता हुआ चला जाए। अगर मशीन में नुक्स हुआ और मशीन ठीक नहीं होगी तो गोलियां साफ नहीं निकलेंगी, टेढ़ी हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। बच्चों को किस तरीके से बनाया जाना है, उनको सुयोग बनाया जाना है या बुरा, उनको सुसंस्कृत बनाया जाना है या कुसंस्कारी, इसके लिए केवल वाणी के द्वारा दिया जाने वाला शिक्षण पर्याप्त नहीं है। वाणी के द्वारा दिए गए शिक्षण को केवल कान ग्रहण करते हैं। ये ज्ञान स्वभाव में नहीं आता है, अंतश्चेतना में नहीं आता है। अंतश्चेतना में वो बातें आती हैं जिनको अक्सर लोग देखा करते हैं, समझते हैं और उसी को लोग सही मानते हैं। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, स्वयं के व्यवहार द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। हमको जो कुछ भी बालकों को बनाना है, घर का वातावरण ठीक वैसा ही बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पहले अपने आप को ढालना चाहिए। पिता को, माता को, चाचा को, ताऊ को, बहनों को अगर वो नहीं ढले हैं तो अभिभावकों का काम है कि एक बच्चे के लिए ही सही या अपने परिवार के बच्चों के लिए सही घर के वातावरण को व्यवस्थित करें। अपनी दिनचर्या ठीक बनाएं, उठने बैठने का क्रम ठीक बनाएं, सभ्यता और संस्कृति का क्रम ठीक बने, एक दूसरे के साथ में सभ्य व्यवहार करें। ऐसा नहीं हो कि कोई किसी के साथ में बुरा व्यवहार करे और बच्चों पर उसकी छाप पड़े। इसलिए घर व्यवस्था एक पाठशाला बनाया जाना चाहिए। बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चों को सुविकसित, सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए। बच्चों को कूड़े कबाड़े के तरीके से पालना है, चूहे बिल्ली के बच्चों के तरीके से बच्चे पैदा करने हैं, तब तो वो कुछ भी बन जाए तो बात अलग है, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर का कोई भी आदमी चाहे जैसे रहे, चाहे जो कहे, चाहे जिस तरीके से सोए, चाहे जैसा आचरण करे और फिर चाहे कि बच्चे अच्छे बने, ये असंभव है। संभावना ज़्यादा इसी बात की है कि वो बुरे ही बनेंगे या वो खोटे आदमी बनेंगे। घर के वातावरण के लिए अभिभावकों की बहुत जिम्मेदारी है। मित्रों, स्कूलों में तो जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं प्रायः 45-45 मिनट के 4-5 घंटे पढ़ते हैं और 4-5 घंटे के बाद घर आ जाते हैं। बाकी सारे समय घर पर ही रहते हैं, तो अधिक प्रभाव तो घर के वातावरण का ही पड़ता है। 20 घंटे 18 घंटे तो वो घर में ही रहते हैं।
असली पाठशाला तो वही है ना, नकली पाठशाला स्कूल है। स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके कोई आदमी लंबे चौड़े ख्वाब देखना चाहता है तो गलत है। पहले ज़माना अलग था। उस ज़माने में अध्यापक जितना ध्यान पढ़ाई लिखाई पर देते थे, उससे 100 गुना ध्यान इस बात पर देते थे कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उन पढ़ने वाले बालकों को संस्कारवान कैसे बनाया जाए, स्वभाव अच्छा कैसे बने, कर्मठ कैसे बने, इसके विचार करने का क्रम क्या हो, काम करने की शैली कैसी हो, उसका रहन सहन क्या होना चाहिए, उसको कैसे सुधारा जाए। वहाँ पढ़ाई का मूल उद्देश्य यही होता था। जो मामूली ज्ञान है उसको तो आज लोग वैसे ही पढ़ा देते थे। 1-2 घंटे रोज पढ़ा दिया काफ़ी, हिसाब पढ़ा दिया, 1 घंटे रोज पढ़ा दिया, इतने समय में बस आदमी हिसाब का जानकार हो जाएगा। इतिहास है, दूसरी चीज़ें हैं, पढ़ना लिखना है, अच्छा ज्ञान है, व्याकरण है, ये बस छोटी छोटी बातें हैं। इनका काम भी जीवन में कितना आता है, जरा सा काम आता है। उतनी जानकारियाँ 1-2 घंटे में रोज दे देते थे और पढ़ाई चलती थी। बाकी पढ़ाई उस वक्त चला करती थी। अभिभावक इसी तरह ध्यान देते थे और अभिभावकों के लिए आवश्यक था। लेकिन जब घर के वातावरण बिगड़ते चले जा रहे हैं और पीढ़ियाँ बिगड़ती चली जाएगी, इसीलिए स्कूली शिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमको घर के वातावरण को और अभिभावकों को घर के रहन सहन को सुधारना चाहिए। अगर हमको अगली पीढ़ियों को अच्छा बनाना है तब इसके बाद स्कूल के अध्यापकों का नंबर आता है। अध्यापक है युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। मित्रों, अध्यापक माता पिता से श्रेष्ठ माने गए हैं। गुरु को पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है, माता से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? इसलिए माना गया है कि इन अभिभावकों को अक्षर ज्ञान का समय नहीं मिलता है। समय भी मिलता है तो उनके पास योग्यता नहीं होती है। योग्यता भी होती है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों से 10-20 मिनट के लिए मिल लेते हैं, अन्य धंधों में लग जाते हैं। अध्यापक ही एक ऐसा है सुसंस्कृत व्यक्ति जिसके पास 4-5 घंटे रोज स्कूल में रहना पड़ता है। उसकी छाप आगे भी पड़ी रहती है। वो कल की बात को पूछ भी सकता है, अगली बात को बता भी सकता है। माँ बाप के बाद में तीसरा नंबर जो पड़ता है वह है अभिभावकों का, अध्यापकों का पड़ता है छोटे बच्चों के ऊपर, क्योंकि उसके लिए शासक वही हैं, मार्गदर्शक वही हैं, राजा वही हैं। उसका बहुत कुछ असर होता है बच्चों के दिमाग पर, और जो असर अध्यापक का है उस असर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये अध्यापकों की बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर है। मित्रों, एक विष्णु शर्मा थे। एक राजा की ये शिकायत थी कि उसके लड़के वाहियात हो गए, उजड़ हो गए, वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनके काबू में नहीं आते हैं। विष्णु शर्मा ने कहा कि हम पढ़ा देंगे आके बच्चों को बुलाया, उन्हें पढ़ने के लिए पट्टी कलम दी। वो तो भाग गए, नहीं पढ़े। तब उन्होंने कहा एक और विधि है, अभी हम बताते हैं। उन बालकों को बुलाया और उससे कहानी कहना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया मज़ेदार कहानियाँ कही। बच्चों को पढ़ने में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया और कहानियों को सुनने लगे। और कहानियों को सुनते सुनते बालक इतने निष्णात हो गए राजनीति और अर्थव्यवस्था में कि उनके पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक लंबी चौड़ी रकम उस विष्णु शर्मा को दी। उस विष्णु शर्मा की लिखी हुई किताबों का नाम है पंचतंत्र, हितोपदेश, जो संस्कृत की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। मित्रों, इस तरीके से अगर अध्यापक चाहे तो उसी पढ़ाई में से जिसको दैनिक जीवन में पढ़ाना होता है, उससे भी वो कितना बड़ा काम कर सकता है, कितनी बड़ी व्यवस्था और जिम्मेदारी उठा सकता है। ये होना ही चाहिए। अध्यापक को वेतन मिलता है और सरकारी करिकुलम पूरा करना पड़ता है और पाठ्यक्रम पास कराना पड़ता है। बच्चों को डिवीज़न लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वो तो सब किया ही आना चाहिए, इसके लिए अलग से कुछ काम करना नहीं है। इतिहास पढ़ाया जाए, इतिहास के निष्कर्ष इस तरीके से पढ़ाए जाए कि उन निष्कर्षों का लाभ बच्चों को मिले। हिस्ट्री से लेकर के अनेक भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले अनेक पाठ ऐसे होते हैं जिनको इस ढंग से, इस रंग से अध्यापक पढ़ाएं कि उसी में शिक्षण की पद्धति
भरी पड़ी हो। फिर इसके अलावा भी थोड़ा बहुत तो समय अध्यापक अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकता है, थोड़ा वक्त तो दे ही सकता है। एक 15 मिनट आधा घंटा उनसे मिल लिया जाए और उनकी कष्ट कठिनाइयों को पूछ लिया जाए, घरेलू समस्याओं को पूछ लिया जाए, आजकल उनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है उसको समझ लिया जाए, उसके मुताबिक सलाह मशवरा दिया जाए। सफाई करने की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, बड़ों के पैर छूने और बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा, इस तरीके से अध्यापक चाहें तो बहुत आसानी से उन्हें प्रेरित कर सकता है और जरा भी उस पर दबाव नहीं पड़ सकता। इसके लिए कोई अतिरिक्त भार उसको अपने ऊपर उठाना नहीं पड़ता है। यदि अध्यापक चरित्रवान हो, अध्यापक राष्ट्रसेवी हो, अध्यापक इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हों और अध्यापक इस बात को समझते हों कि हमें केवल पढ़ाने भर के लिए नहीं है, हम दूसरे नौकरों के तरीके से नौकर नहीं हैं। अध्यापक की नौकरी केवल नौकरी नहीं हो सकती है, इसलिए हम गुरु मानते हैं उसको, इसलिए उसका बड़ा ऊंचा सम्मान था समाज में और रहना चाहिए और रहेगा ही। वेतन कितना मिलता है उसके ऊपर कोई दारोमदार नहीं है। मित्रों, एक परिवार था जहाँ पर पति पत्नी और बच्चा एक था और वो बच्चा बचपन से ही बहुत मोबाइल का शौकीन था। मोबाइल की उसको लत पड़ गई थी, मोबाइल ही देखता रहता था। अब माता पिता परेशान हो गए कि इस बच्चे से इस मोबाइल की लत से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। धीरे धीरे करके बच्चा कुछ समझदार होता गया। एक दिन माता पिता ने किया, दोनों ने एक कॉपी और किताब निकाली और पेन लिया और जहाँ पर बच्चा मोबाइल देख रहा था उसी पास में दोनों लोग ले करके माता पिता अपनी कॉपी कलम और किताब ले करके वही बैठ गए बच्चे के पास में और जल्दी जल्दी कुछ अपना लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे बच्चे ने देखा, अरे माता पिता तो ये काम कर रहे हैं, वो बच्चा तुरंत मोबाइल फेंका बाहर और जा करके अपनी किताब उठा लाया और पेन लेकर के आया और वो भी माता पिता की तरह बैठ करके पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। तो मित्रों, करनी कथनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। करनी कथनी कहे आप कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। उसको कर करके दिखाइए, आचरण में उतार करके दिखाइए, एक रोल मॉडल बनिए। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए रोल मॉडल बनना, आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर माता पिता उस बच्चे से कहते रहते कि बेटा मोबाइल मत देखो, ये गंदी बात है, बच्चा बिल्कुल ना मानता। लेकिन जैसे उनने अपने उसको आचरण में उतार दिया और उतार करके कॉपी किताब ले करके और पढ़ने बैठ गए, बच्चे ने देखा कि माता पिता ये काम कर रहे हैं, बच्चा भी पढ़ने में लग गया। परिवर्तन मित्रों इस तरह होता है, कहने से बात नहीं बनेगी, आप खुद करके दिखाइए। अगर कहीं आप पुड़िया पुकार पान मसाला बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते पीते हैं, आपका बच्चा अगर यही काम करने लगा तो फिर आप उससे कहेंगे बेटा ये मत पियो, ये नुकसान करता है आपके लिए, तो इससे बात बनने वाली नहीं है। स्वयं पहले उससे बचिए, उसको त्यागिए उस नशे को, तब उसके बाद बच्चे से कहिए, तब फिर बच्चा उसको मानेगा। इसलिए कहते हैं कि भाषण से नहीं आचरण से बात बनती है। आचरण में कोई बात है उसको उतार करके दिखाओ, तब बात बनेगी। मित्रों, चाणक्य को कौन वेतन देता था? केवल फटे पुराने कपड़े पहनते थे और जंगलों में रहते थे और फूस की झोपड़ी में रहते थे। उनकी आवश्यकता कम थी और उनको जो गुजारे को मिलता था कम मिलता था, लेकिन इससे चाणक्य की महानता पर फर्क क्या आया? चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय की अनेक फैकल्टियों के डीन और उस तरह का किसी शिक्षण का कोई ठिकाना नहीं। बड़ा अध्ययनशील नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा का पुस्तकालय की सूझबूझ उसी की थी। गरीब रहने से और कम खर्च मिलने से हमको कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए। ये क्या बात है? कर्तव्य को पूरा करना अलग बात है, वो हमारी आध्यात्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और नागरिक जिम्मेदारी है। वेतन हमको कम मिलता है तो ये सरकार से कहना चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए या कमाई के दूसरे सोर्स, दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए, जो भी करना चाहिए, क्योंकि हमको कम वेतन या ज़्यादा वेतन मिलता है। इसलिए कम पढ़ाएं या ज़्यादा पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को कम करें या ज़्यादा करें, ये तो खराब बात है। कम वेतन मिलता है तो वेतन के लिए दूसरे तरीके अख्तियार करने चाहिए या इस काम को छोड़ देना चाहिए, दूसरा ज़्यादा फायदे का काम करना चाहिए।
लेकिन हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं और इसे अच्छे तरीके से करेंगे नहीं। ये तो देश के साथ में विश्वासघात हो गया है, अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात हो गया है और बच्चों के साथ विश्वासघात हो गया है। अध्यापक को ये शोभा नहीं देता है। ये दलील उसकी बिल्कुल नकारा है कि हमको कम वेतन मिलता है, इसलिए हम बच्चों के शिक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर आपने क्यों की थी ना बरी? पहले देख लेते कि ये काम कम वेतन का है तो हम दूसरा काम करेंगे। जब आपने जिम्मेदारी उठाई है, कसम खाई है, शपथ ली है और अपनी जिम्मेदारी वहन की है, तो फिर आप गड़बड़ क्यों फैलाते हैं? गड़बड़ नहीं फैलानी चाहिए, किसी वर्ग को नहीं फैलानी चाहिए, खास तौर से अध्यापकों को, क्योंकि माँ और बाप के बाद तीसरा नंबर है अध्यापक का। अध्यापक राष्ट्र के निर्माण करने में कितना योगदान दे सकते हैं, इसका अगर किसी को इतिहास जानना हो तो भारतवर्ष के इतिहास को देख करके वे जान सकते हैं। प्राचीन काल के संत और ब्राह्मण अध्यापन का कार्य करते थे। उनके गांव-गांव में स्कूल थे, उनकी पाठशालाएं थी। उन्हें दान दक्षिणा तो मिलती थी, उस दान दक्षिणा से अपना गुजारा कर लेते थे और उससे केवल अध्यापन का काम करते थे। हर ब्राह्मण अध्यापक होता था, हर संत अध्यापक होता था। बच्चों की शिक्षण एवं स्वास्थ्य की समस्या जहाँ तक थी, देहातों में रह करके उस काम को ब्राह्मण लोग करते थे। और जो जहाँ तक मनुष्य की आत्मिक और आंतरिक और दूसरी गहरी समस्याएं थी, और जो बड़े वर्ग के लोग उनके पास आते थे, उनका शिक्षण तंत्र का काम संत महात्मा और साधुओं का था। वो मनुष्यों की मनोवैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करते थे और छोटे जीवन की शिक्षा के लिए ब्राह्मण काम करते थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण और साधु का बहुत सम्मान था। उनको गुरु भी कहते थे, उनके पांव छूते थे और उनका बहुत ही आदर करते थे। गरीब होते थे तो क्या, और वो गरीब होने पर भी उनका गौरव बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता रहा है। इसका कारण ये था कि उनकी जिम्मेदारी समाज के अन्य सारे के सारे वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अध्यापक को अभी मैंने कहा ना, माता पिता के बाद दूसरा नंबर आता है, और यूँ भी कहा जा सकता है कि माता पिता से ज़्यादा पहला नंबर आता है। माता पिता से पहला नंबर है अध्यापक का, क्योंकि माता पिता के पास जो ज्ञान नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, जो योग्यता नहीं है, पढ़ाने का ढंग, विचारों को मालूम नहीं है और मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है, शिशु का विकास कैसे होता है उसको समझ नहीं पाते, वो सारी की सारी योग्यताएं अध्यापक के पास हैं। अध्यापक चाहे तो थोड़े समय में ही केवल 4-5 घंटे अपने पास रख करके भी जाने क्या से क्या सिखा सकता है, बालकों को क्या से क्या बना सकता है। मित्रों, जिस अध्यापक के बच्चे अच्छे नहीं निकल सके, कुपात्र निकले, बुरे काम करने वाले निकले, उच्छृंखल निकले, उनके बारे में दोष किसी को भी दिया जाए पर अध्यापक उससे बच नहीं सकता है। उसने अपने बालकों पर नैतिक दबाव डालने की कोशिश नहीं की और उसने जो शिक्षण दिया उसके भीतर से भावनाओं को भड़काने वाले और मनुष्य के अंतरंग को स्पर्श करने वाले शिक्षण उसके पास थे नहीं। अगर उसके पास रहे होते तो जरूर उसने बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को स्पर्श किया होता और उनकी भावनाओं को मोड़ देने में सफल हो गया होता। किसी बच्चे की डिवीज़न ना आए और 1 साल फेल हो जाए तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बनता बिगड़ता इससे है कि उसका व्यक्तित्व सही रूप से बन पाया या नहीं। इसलिए हमारे अध्यापक का ये बहुत ही पवित्र, पुण्य और एक महान कर्तव्य है कि उसने जो काम उठाया है, अपने कंधे पर लिया है, तो उस काम में भूल चूक नहीं करनी चाहिए। सरकारी पाठ्यक्रम में भले ही ये बातें ना हो और सरकारी पाठ्यक्रमों में ये बात भले ही जुड़ी ना हो कि बच्चे को सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त उसका नैतिक, बौद्धिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरणा किस तरीके से दी जाए, पर समाज के लोग या अध्यापक अपने आप इसे कर सकते हैं। यूँ सरकार का भी काम है कि वो आजकल की भार स्वरूप बेकारी पैदा करने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली, उच्छृंखलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया उसको जड़ मूल से बदल दें। नैतिकता की शिक्षा जिन देशों में होती है
वास्तव में वही देश इस लायक होते हैं जो अपने भीतर की अंतरंग व्यवस्था को कायम रख सके और दूसरे देशों का भी मार्गदर्शन कर सके। इंग्लैंड अपने उद्देश्य की दृष्टि से इस दुनिया में गए गुजरे जमाने का बेहतरीन देश है और सभ्य देश है, और उसने हमारे देश पर कितने वर्षों तक हुकूमत की थी। ये हुकूमत किस तरीके से की, कैसे की, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि इतनी दूर रहने वाले जरा से आदमी 7 समुद्र पार करके आ गए और इतने बड़े देश के ऊपर हुकूमत कर गए। उनके अंदर गुणों की विशेषता नहीं है क्या? हम अपने देश की हिफाजत नहीं कर सके, अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर सके, वो 7 समुद्र पार करके आए। मैं अंग्रेज़ों की प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैं तो इस बात की प्रशंसा करता हूँ, अगर मनुष्य के गुणों का विकास करने का और मनुष्य के चरित्र का विकास करने का क्रम बढ़ाया जा सकता हो तो छोटे छोटे व्यक्ति, झोपड़ों में रहने वाले व्यक्ति भी इतने महान और इतने श्रेष्ठ बन सकते हैं कि क्या कहना। इस सारी की सारी व्यवस्था को बनाना हमारी शिक्षा प्रणाली का काम है, ये सरकार का काम है, और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि कूड़े कबाड़ों के तरीके से हमारे बालकों का दिमाग खराब करने वाली, पैसा खराब करने वाली और उसके भविष्य को अंधकार में ढकेल देने वाली और उसको बेकार का आदमी बना देने वाली जो शिक्षा प्रक्रिया है, उसको जड़ मूल से काट कर फेंक दिया जाए। और बिल्कुल ही जिस तरीके से शासन बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, उसी तरीके से ये कूड़ा कबाड़ा जैसी शिक्षा को खत्म कर दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि आदमी बिना पढ़े रहे। बिना पढ़े आदमी आज से 100 वर्ष पहले थे, लेकिन उनको अपने चरित्र का ज्ञान था, अपने कर्तव्यों का ज्ञान था, अपने परिवार का ज्ञान था। आज का पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ नौकरी करना जानता है और पैसे कमाना जानता है। वो अपने माँ बाप के प्रति, कर्तव्यों के प्रति भूल, बच्चों के प्रति भूल, समाज के प्रति भूल और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति भूलता चला जाता है। और मुझे ऐसा मालूम होता है कि न मालूम शिक्षा में दोष है या वातावरण में दोष है, किसमें है दोष, लेकिन ऐसा कोई दोष जरूर है कि अभी भी बिना पढ़े की तुलना में यदि पढ़े को तोला जाए तो ज़्यादा अनैतिक पाया जाएगा और गलत आदमी पाया जाएगा, देश के लिए हानिकारक पाया जाएगा। अपनी रोटी कमा ले, इससे क्या बना है? अपनी रोटी तो कोई भी कमा सकता है। अपनी रोटी तो भेड़िया भी कमा लेता है, अपनी रोटी तो कुत्ता भी कमा लेता है, अपनी रोटी तो चूहा भी कमा लेता है। अपनी रोटी कोई ज़्यादा कमा ले और पैसे खा ले और ज़्यादा खुराक इकट्ठी कर ले और ज़्यादा मौज मजा से रह ले, ये क्या जीवन का लाभ हुआ? और क्या समाज के लिए इसका अनुदान मिला? सिर्फ एक आदमी की बढ़ोतरी का कुछ मतलब नहीं है, राय बराबर भी उससे फायदा नहीं होता है। मित्रों, अब इसके बाद में तीसरा एक और वर्ग रह गया है, जिसको स्वयं अध्यापक और विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी अगर ठीक तरीके से अपने आप को अनुशासन में रखना नहीं सीखे और इस बात को भूल जाए कि हमारे जीवन के प्राथमिक वर्ष हमारी भावी जीवन की नींव है, नींव अगर कमज़ोर बनी रही तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती है, तब इमारत खराब हो जाएगी, इमारत टूट फूट जाएगी, इमारत तहस नहस हो जाएगी। अगर हमारे भावी जीवन की इमारत जो हमने सुंदर सपने के रूप में सजो कर रखी है, अगर उसकी जड़ छोटी उम्र में विद्यार्थी जीवन से ठीक तरीके से संभाल कर नहीं रखी गई तो हमारी बेहतरीन इमारत नहीं बना सकती और हम खराब जिंदगी जिएंगे। इसलिए प्राथमिक जीवन, जिसको हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं, एक संयम का जीवन है, एक तपश्चर्या का जीवन है, योग साधना का जीवन है। उसको योग साधना के रूप में ही जिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को संयम में ही रहना चाहिए। शौक मौज करने के लिए तो कितनी जिंदगी पड़ी है। कोमल उम्र जो है उस पर जल्दी जल्दी प्रभाव पड़ जाते हैं। उस समय सिनेमा जैसे वाहियात शौक, जिसमें कि अपने देश में सिवाय किसी का नैतिक चरित्र खराब करने के और कोई उद्देश्य उनका नहीं है। ये फिल्म बड़ी उपयोगी थी। जर्मनी और दूसरे देशों ने अपनी जनता को, अपने नागरिकों को वैज्ञानिक जानकारियाँ, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, ऐतिहासिक जानकारियाँ, विश्व की अनेक समस्याओं की जानकारियों के बारे में फिल्म उद्योग का उपयोग किया था और उसका निर्माण किया था, उनसे राष्ट्र को सुशिक्षित किया था। पर इस अभागे देश भारत में सब ओर चौपट ही हो गया, चौपट ही चौपट हो रहा है। सिनेमा को इस बात की खुली छूट दी गई है कि लोगों के अंदर कामुकता भड़काए, अनैतिकता पैदा करे, चोरी डकैती बदमाशी के सीन दिखाएं, आदमी को बुरा आदमी बनाएं।
यही तो शिक्षण देता है सिनेमा के अंदर। इस तरह की वाहियात किस्म की फिल्मों से सिनेमा घर भरे पड़े हैं। बच्चों का और विद्यार्थियों का काम है कि उनमें अपने आप को बचा कर रखें। उन बुरी आदतों को जो उन सिनेमा के पात्रों में देखी जाती है, इन सिनेमा की तस्वीरों में दिखाई पड़ती हैं, उसने अपने आप का बचाव करें। ये उनका काम है, विद्यार्थियों का काम है कि अपने समय को संभाल करके रखें। जीवन की नींव नीतियों पर रखी जाती है। अगर उन्होंने संयम से काम नहीं लिया, ब्रह्मचर्य से काम नहीं लिया और अपने आप को भड़काने वाली परिस्थितियों में रखा और कामुकता की परिस्थितियों में रखा, तो जरूर उनको ऐसी बुरी आदतों को सीखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि उनके शरीर को खोखला करके रख देंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे नवयुवकों के चेहरे पर न तेज है, न ओज है, न उनकी आंखों में उम्मीदें हैं, न उनका साहस। सारे के सारे ऐसा मालूम पड़ता है कि जवानी में कोई आदमी विलासी जैसे होते हैं, कामुक जैसे होते हैं, बूढ़े जैसे होते हैं। इस तरह के नवयुवक टूटे हुए, गिरे हुए, मरे हुए से दिखाई पड़ते हैं। इसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं, पर एक बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मचर्य की जड़ें भीतर की भीतर खोखली होती चली जाती हैं। बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, वो छिपी हुई बात है, गुपचुप की बात है। लेकिन गुपचुप की बात के ऊपर से जब पर्दा उठाकर देखते हैं तो उस नाली के भीतर बड़ी सड़न आती है। परस्पर नैतिक और अनैतिक जो क्रिया की जाती हैं, उनका जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि अवांछनीयता जो विद्यार्थियों में पैदा होती है, कामुकता से संबंधित गंदी किताबें पढ़ करके और गंदी तस्वीरें देख करके, गंदी फिल्में देख करके और गंदे लोगों की शोहरत में पढ़ करके जो बुरी आदतें वो सीख लेते हैं, उससे उनका शरीर खोखला उस समय नहीं हो जाता है, बल्कि सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। बुढ़ापे का वक्त आता है, जवानी का वक्त आता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। बच्चे पैदा करते हैं तो वो बिल्कुल सड़े गले बच्चे पैदा होते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा आने से पहले 1000 बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आंखें कमजोर, कमर में दर्द, मरे मरे दिखता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, सिर भन्नाता है, ना जाने क्या क्या दुनिया भर की बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं। ये बीमारियां किसी ने थोपी नहीं हैं, ये दवाओं से नहीं जा सकती हैं। जो जीवन का मूलभूत था, ओजस, जो जीवन को लंबा बना सकता था और मजबूत बना सकता था, वो सारे का सारा उस छोटी और कच्ची उम्र में नष्ट हो जाता है, जबकि उसको छुआ भी नहीं जाना चाहिए। जब उसको पकने देना चाहिए था, वो हमारा पका हुआ जीवन तत्व आगे जीवन की नींव को मजबूत कर सकता था, लेकिन बालकपन में ही ऐसा बिगाड़ शुरू हो गया है। प्रत्येक बच्चे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी चाहिए और बुरी आदतों से कैसे बचना चाहिए। सारे का सारा समय और मनोयोग हमको अध्ययन में लगाना चाहिए, पढ़ने में लगाना चाहिए। खेल कूद पर हम खेलें बेशक स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन ऐसे खेल कूद नहीं होने चाहिए जो समय की बर्बादी करते हों, जैसे ताश खेलना, शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना। इससे क्या मिलता है? इसमें कौन लाभ मिलता है? गेंद खेली जाए समझ में आता है, क्रिकेट खेल लिया जाए, फुटबॉल खेल लिया जाए समझ में आता है। इससे व्यायाम होता है, खेल कूदों के लिए भी समय निकाला जाए, मनोरंजन भी हो सकता है और साहस और शौर्य का शिक्षण भी हो सकता है। इस तरह के वाहियात खेल जो जुआरी के तरीके से, जो केवल मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा? इसी तरीके से जो आजकल रेडियो ट्रांजिस्टर इतने सस्ते और सुलभ हो गए हैं, ये बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। इनमें से भी हम देखते हैं इसमें लोक रंजन पर ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सिलोन रेडियो किसी ने सुना हो तो उसको बहुत नाउम्मीदी होगी, और वो रेडियो के दूसरे गाने जिसमें से 75% होते हैं, अगर सुने जाएं तो आदमी को नाउम्मीदी होती है। और ये मालूम पड़ता है कि ये किसी व्यक्ति का निर्माण करने के लिए और समाज का निर्माण करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यूँ आंसू पोंछने के लिए सारे दिन में 2-4 अच्छे गीत और 2-4 अच्छे भाषण भी आ जाते हैं, जिससे कि वो अपने चेहरे के नकाब को अच्छा बनाए रख सकते हैं। बाकी ये मालूम पड़ता है कि खोखला करने वाली बातें हैं। मनोरंजन का ये भौला तरीका है। उस भौले तरीके से यदि नवयुवक अपने आप को बचा करके रखे, व्यायाम किया करे, ब्रह्मचर्य से रहा करे, स्वाध्याय किया करे, ईश्वर भक्ति की बात ध्यान रखे और अनुशासन से रहे,
तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, जो व्यक्ति छोटी उम्र में अनुशासन नहीं सीख सका, जिसने अनुशासन का पालन नहीं किया, वो कभी किसी आदमी को अनुशासन में नहीं रख सकता है। अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। जो अच्छा शिष्य नहीं रहा है, जो बुरा शिष्य रहा है, जो अपने अध्यापकों से लड़ता झगड़ता रहता है और अपने अध्यापकों की अवज्ञा करता रहता है, कभी भी उसको भावी जीवन में ये मौका नहीं मिल सकता है। अगर उसको अध्यापक बनने के लिए मौका दिया जाए और अध्यापक बने तो उसके बच्चे कहना माने। जो बुरा लड़का रहा है वो अच्छा बाप नहीं बन सकता है और उसके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं। यह अनुशासन छोटी उम्र में ही सीखना पड़ता है। वो आदमी जिसने छोटी उम्र में अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया, अनुशासन का पालन नहीं किया और मिलिट्री डिसिप्लिन अपने जीवन में स्थापित नहीं किया, वो कभी भी आगे जा करके दूसरों को अनुशासन में रखने में समर्थ नहीं हो सकता है। उस आदमी को अगर फौज का कर्नल बना दिया जाए, कप्तान बना दिया जाए, तो कभी भी अपनी सेना को अनुशासन में नहीं रख सकता है, इसलिए कि स्वयं अनुशासन पालन करना सीखा नहीं है। जो गुण अपने में हैं, जो गुण अपने आप में हैं, सिर्फ उन्हीं गुणों को दूसरों को आदमी सिखा सकता है। इसलिए जिन लोगों को बड़े बड़े काम करने हैं और दूसरों से काम लेना है, उन्हें अनुशासित बनना चाहिए। मान लीजिए आपको बड़ा अफसर बनना है और आगे अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट से काम लेना है, उसको आज्ञा पालन करने वाला बनाना है, तो इससे पहले आपको स्वयं आज्ञा पालन करने वाला बनना होगा, अनुशासन प्रिय बनना होगा, कायदे कानून के भीतर रहने वाला बनना होगा, मर्यादाओं में रहने वाला बनना होगा। आज बच्चों को इस तरह का शिक्षण और इस तरह की हवा नहीं दी जाती है, बल्कि उस श्रृंखलता की बात सिखाई जाती है। गंभीरता से शिक्षण जिनके पास होता है, उनके पास योग्यता होती है और योग्यता ही हमेशा काउंट करती है। योग्यता ही जिसके पास होती है वही आगे विकास कर सकता है। योग्यता जिसके पास नहीं है और उल्टा पुल्टा सर्टिफिकेट छीन लाए और धमका लाए और नकली सर्टिफिकेट ले आए, जाली सर्टिफिकेट ले आए, मास्टरों को धमका लिया, ये क्या कर लिया और किसी तरह से पढ़ लिया, किताब में से एक एक पन्ना पढ़ लिया और गैस पेपर खरीद कर ले आए और उसमें से थोड़े से सवाल यहाँ से सीख लिए, थोड़े से सवाल वहाँ से सीख लिए और जब काम पड़ेगा तब किसी ऑफिस का इंचार्ज बनना पड़ेगा और जब कोई बड़ा काम हाथ में आएगा और जब अच्छे अनुवाद करने पड़ेंगे, अच्छे ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, तब सारी पोल खुल जाएगी। तब बेढंगे तरह से इधर से उधर ही करते रहेंगे। पता नहीं आदमी किताबी क्या होने लगा है, कुछ भी होने वाला नहीं है। उन्नत का पद कैसे खुलने वाला है? मित्रों, इसलिए विद्या इसलिए नहीं है कि हम पास हो जाएं, डिवीज़न ले आएं और खेल कूद पर प्रभुत्व बना लें, बल्कि विद्या इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारी योग्यताओं की वृद्धि हो, हमारे स्वभाव की वृद्धि हो। इस समय में केवल अनुशासन ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। राजनीति में काम करने का बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है, सिनेमा देखने के लिए सारी जिंदगी ही भरी पड़ी है, दूसरे शौक मौज करने के लिए क्या यही वक्त रह गया है? ये नींव डालने का ये वक्त है, जीवन की फाउंडेशन मजबूत करने का ये वक्त है। विद्यार्थी जीवन को अच्छे से अच्छा बनाया जाना चाहिए। मित्रों, शिक्षा 3 अंगों में बटी हुई है। अभिभावक जिनका काम है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिसमें बालकों का ठीक तरीके से विकास हो सके। अध्यापक अपने शिक्षण के साथ साथ अपना स्कूली पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ में बालकों को वो बातें भी सिखाएं, बताएं जो उनके जीवन का विकास करने में, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में समर्थ हों। ये कार्य सरकारी पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए अपनी तरफ से भी जोड़कर सिखा सकते हैं और सिखाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों का नंबर आता है, वो स्वयं भी इसको सीखने के लिए इच्छुक ना हो, सीखना नहीं चाहें, अध्यापक और अभिभावकों के कार्य में सहयोग नहीं करें, उससे श्रृंखलता ही बरतें, मनमानी ही बरतें, किसी की सुने ही नहीं और मनमर्जी का व्यवहार करें, तो बेचारे अध्यापक भी क्या कर सकते हैं। ये तीनों वर्गों में बटा हुआ व्यक्तित्व का निर्माण, शिक्षा की व्यवस्था
भावी जीवन का उन्नयन और अपने आप को समाज के दृढ़ होने का स्वरूप, इस सब के बारे में हम सबको ध्यान देना चाहिए और समग्र शिक्षा का विकास करने के लिए तीनों वर्गों को अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए ताकि हमारा देश समर्थ और समृद्ध बन सके। ओम शांति। मित्रों, ये विशेष युग ऋषि का अमृतमय संदेश आप सुन रहे थे, जिसका विषय था बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। कल का जो टॉपिक होगा उसका विषय है परिष्कृत धर्मचंद का दुरुपयोग रुके, और उसके बाद आने वाला जो 25 तारीख का विषय है धर्मचंद का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। 26 तारीख को आप सुनेंगे जीवन विभूतियों से भाव भरी अपेक्षाएं। 27 तारीख को आप सुनेंगे पात्रता विकसित करें और भगवान को प्राप्त करें या भगवान के अनुदान वरदान प्राप्त करें। 29 तारीख को आप सुनेंगे प्रज्ञा योग की सुगम साधना। 30 तारीख को आप सुनेंगे बोया काटा का अकाट्य सिद्धांत, अर्थात गहना कर्मोगति, गिव एंड टेक, बो और काटो। अगला क्रम है 31 तारीख को आप सुनेंगे भगवान शंकर क्या हैं। 1 तारीख को आप सुनेंगे साधना में वातावरण और श्रद्धा की महत्ता। 2 तारीख को सेवा साधना। 3 तारीख को शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। 4 तारीख को शक्ति के भंडार से स्वयं को कैसे जोड़ें। 5 तारीख को क्षुद्रता छोड़ें, महानता के पथ पर चलें। 6 तारीख को आर्थिक उन्नति के 4 चरण, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। 8 तारीख को ध्यान का दार्शनिक पक्ष। 9 तारीख को आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान। 10 तारीख को धर्मतंत्र द्वारा लोक शिक्षण। मित्रों, इस तरह इन विषयों पर अगले दिन आप सुनेंगे युग ऋषि की अमृतमय वाणी। ये प्रसारण आप सुन रहे थे गायत्री चेतना केंद्र, लंबुई, सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। पुनश्च आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति समाप्ति।